आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट में इमेज की पोजीशनिंग, कि किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ किसी इमेज की पोजीशन हम कैसे रखेंगे, किस प्रकार होनी चाहिए, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। हमने एक बार ड्राइंग ऑब्जेक्ट को बनाने और फॉर्मेटिंग, आकार बदलने और समूहीकरण करने का कार्य पूरा हो जाने के बाद इसे टेक्स्ट और अन्य इमेज या ड्राइंग के साथ डॉक्यूमेंट में पोस्ट करना होता है। एक इमेज की स्थिति को 4 सेटिंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें पहली है व्यवस्था या अरेंजमेंट, कि हम किसी भी एक इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, उसकी एक सेटिंग तो ये है। दूसरी एंकरिंग, और तीसरी अलाइनमेंट, और चौथी है टेक्स्ट रैप करना। ये 4 सेटिंग है। जब हमारा काम कौन सा पूरा हो जाए, एक तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाने का कार्य पूरा हो जाए, उसमें फॉर्मेटिंग जितनी भी करनी है वो हो जाए, और आकार बदलना हो जाए, और उसकी ग्रुपिंग हो जाए। इसके बाद में हमें क्या करना है, उसको, उस इमेज को या टेक्स्ट के साथ क्या करना है, 4 सेटिंग के द्वारा हम उसे नियंत्रित करेंगे। इन सेटिंग को 3 तरीकों का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। ये जो सेटिंग है, तीनों जो 4 टूल है, इनको क्या है, 3 तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। या तो फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग करके, उसमें ये 4 ऑप्शन होंगे, या फिर ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू आपको दिखाई देता है, उसमें भी ये चारों सेटिंग होती हैं। उसके बाद में क्या होता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को बदलने के लिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार का उपयोग करके, जो आपको टूल बार आपको दिखाई देती है, उस टूल बार में भी ये सारी टूल्स होते हैं, ये सारी सेटिंग होती हैं। तो हम 3 प्रकार से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे अरेंजमेंट, कि एक इमेज का या किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। इसके लिए देखो, अरेंजमेंट क्या होता है, किसी भी अतिव्यापी वस्तुओं में व्यवस्था अन्य ड्राइंग या टेक्स्ट के संबंध में वर्तमान ड्राइंग की स्थिति निर्धारित करता है। इसमें अतिव्यापी का ये मतलब होता है कि कोई भी इमेज या ड्राइंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर होना, तो उनकी जो स्थिति है उनकी निर्धारित कैसे करेंगे, कि कौन सी ऊपर है, कौन सी नीचे है, कौन सी कहाँ पर है। तो उनकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना है, इस अरेंजमेंट टूल का उपयोग करेंगे। ये जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल प्रॉपर्टी टूल बार में ये टूल होती है, और इस टूल में क्या होते हैं, 6 टूल होती हैं। इस सेटिंग में कितने टूल होती हैं, 6 टूल होती हैं। बाएं से दाएं की ओर होती है, जैसे ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये 6 टूल होती है इस सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इस टेबल में, पहली है ब्रिंग टू फ्रंट, दूसरी है फॉरवर्ड 1 है, और तीसरी है बैक 1, और चौथी है सेंड टू बैक, 5वीं है टू फॉरवर्ड फोरग्राउंड, और 6ठी है टू बैकग्राउंड। इनके बारे में हम देखेंगे, इनका कब यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं इस अरेंजमेंट का। अब सबसे पहले हम क्या करें, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, उसमें कोई भी 3 ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे। जैसे मैंने एक स्क्वायर इंसर्ट कर लिया, यहाँ पर ये होगा, और इसका कलर चेंज कर दो, मैंने कर दिया रेड। इसके बाद में मैंने एक ले लिया सर्किल, इसका कलर मैंने येलो कर दिया। जिससे आपको एक ले लिया ट्राइंगल, इसका कलर यही रहने देते हैं। अब देखो, ये जो 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों शेप्स हैं, आकृतियां हैं, या कोई इमेज भी हो सकती है इसे। अब कौन सी, अब इनको सबसे पहले ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लेके आएंगे। देखो, अब स्क्वायर और सर्किल में कौन सा ऊपर है, तो ये क्या है, सर्किल ऊपर है, तो और इसके ऊपर और ये ले आए, ये ट्राइंगल है। अब देखिए यहाँ पे इनकी स्थिति किस प्रकार है, सबसे नीचे तो स्क्वायर है, उसके ऊपर सर्किल है, और सर्किल के ऊपर क्या है, ट्राइंगल है। अब इनकी स्थिति इस प्रकार है। अब हमें क्या करना है, अरेंजमेंट टूल का उपयोग करके, जो ये यहाँ पर आपको ये टूल दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर ये है, ब्रिंग टू फ्रंट है, फॉरवर्ड 1 है, बैक 1 है, और सेंड टू बैक है, टू फोरग्राउंड है, और टू बैकग्राउंड। ये क्या है, टूल्स हैं, इनका उपयोग करेंगे।
अब देखना, सबसे पहले ये जो टूल है ये यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये कह रहा है कि सबसे ऊपर किसको लेके आएंगे। जैसे मुझे सर्किल को सबसे ऊपर लेके आना, तो सर्किल को सेलेक्ट करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आ गई। जैसे मुझे स्क्वायर को ऊपर लेके आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, सबसे ऊपर आ गई। अब देखो सबसे ऊपर क्या है, इस स्क्वायर है, फिर सर्किल है इसके नीचे, और उसके नीचे क्या है, ट्राइंगल है। ये तो रही, अगर 3 शेप्स हो, 3 से अधिक शेप्स हो और सबके ऊपर किसी एक शेप को लेके आना है, किसी एक इमेज को सबसे ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट का उपयोग करेंगे। अब ये तो रही 2 या 2 से अधिक जितने भी इमेज या शेप्स हैं उनके लिए। अब कोई भी 2 इमेज हो या फिर कितनी भी इमेज हो, एक दूसरे से जस्ट एक ऊपर लेके आना हो, एक ही स्थिति ऊपर लेके आनी हो, तो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले ये नीचे, सबसे नीचे ट्राइंगल है, मैं इसको सर्किल से ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड 1 पर क्लिक करेंगे तो एक ऊपर आ गई। अब इसको पता नहीं चल रहा कि स्क्वायर से ऊपर है या नहीं, तो थोड़ा और अंदर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, स्क्वायर के नीचे और सर्किल से ऊपर है, ये पता चल गई। तो फॉरवर्ड 1 का उपयोग क्या करते हैं कि किसी एक इमेज से ऊपर लेके आना दूसरी इमेज को। जैसे स्क्वायर से ऊपर लेके आना हो ट्राइंगल को तो फॉरवर्ड 1 कर देंगे, तो ये इसके ऊपर भी आ गई। अगर इसी प्रकार एक एक नीचे लेके जाएं, किसी एक शेप के नीचे दूसरी शेप को लेके जाएं, तो क्या करेंगे, बैक 1 पर क्लिक करेंगे, ये स्क्वायर से नीचे हो गई, और फिर से अगर बैक 1 पर क्लिक करेंगे तो ये सर्किल से नीचे हो गई। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। अब मान लो सबसे नीचे लेके आना हो तो क्या करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे ले जाने के लिए क्या है, सेंड टू बैक, तो सेंड टू बैक ये सबसे नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या है, एक इमेज या शेप्स की स्थिति को हम इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखना, ये जो फोरग्राउंड है और टू बैकग्राउंड है, इनका उपयोग कब करेंगे, जब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ हो या उसमें कोई भी टेक्स्ट हो तो वहाँ काम में आता है। जैसे ये है और यहाँ पे ये आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। अब इसमें कोई भी एक शेप इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमने एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, ये जो ड्राइंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, टेक्स्ट के ऊपर है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसके नीचे क्या है। तो हमें इस इमेज को या इस शेप को इस टेक्स्ट के नीचे लेके जाना हो तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये इसके पीछे चलेगी, टेक्स्ट के पीछे ये इमेज चली गई है, तो ये बैकग्राउंड हो गई। अगर इसी इमेज को टेक्स्ट के ऊपर लेके आना हो तो क्या करेंगे, टू फोरग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ गई है। तो इस प्रकार इन टूल्स का उपयोग होता है। आगे देखते हैं अगली सेटिंग कौन सी है। अगली सेटिंग है एंकरिंग। एंकरिंग का उपयोग कब करते हैं, एंकरिंग इमेज या ड्राइंग के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। संदर्भ बिंदु का मतलब ये रेफरेंस पॉइंट को बताता है कि एक इमेज या ड्राइंग किसके लिए अप्लाई की गई है। जैसे मान लो कोई भी एक इमेज है, किसी एक पैराग्राफ के लिए यूज़ हो रही है तो वो पैराग्राफ को दर्शाएगी। जैसे ये आपके सामने एक इमेज ही है, आपके सामने ये किस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऊपर वाले, ये एंकरिंग वाले इस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। जो ही इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंकरिंग का एक साइन दिखाएगा, जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं दिखाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में दिखाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ। तो ये अगर यही इमेज किसी एक करेक्टर के लिए यूज हो तो क्या होगा, जैसे मान लो इस करेक्टर जैसे कोई भी एक अक्षर है उसके लिए यूज़ करना हो तो उस करेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, इस सेटिंग में से करेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और जो ही इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो वो करेक्टर को दर्शाएगा कि ये इमेज इस करेक्टर के लिए यूज हुई है। तो इसलिए एंकरिंग का उपयोग करते हैं। इसके लिए आपको एक इस प्रकार का एक साइन दिखाई देता है जिसे एंकर कहते हैं। अब देखिए, एंकरिंग एक इमेज को पृष्ठ, पैराग्राफ, करेक्टर या फ्रेम में अपनी स्थिति को बनाए रखने की सुविधा देता है। अपनी स्थिति इस इमेज की स्थिति कहाँ है,
एक पैराग्राफ के लिए यूज़ हो रही है, या किसी एक पेज के लिए हो रही है, या फिर किसी एक करेक्टर के लिए यूज़ हो रही है, या फिर किसी एक फ्रेम में यूज़ हो रही है। तो कहाँ इसकी स्थिति बनाए रखने का एक कार्य ये करता है एंकरिंग। एंकरिंग टूल आपको ये नीचे दिखाई दे रही है, जिसमें कितने टूल होते हैं। 2 पेज होती है, 2 पैराग्राफ, 2 कैरेक्टर एज ए करेक्टर। इस प्रकार की ये 4 ऑप्शन इसमें होते हैं। और नीचे की और तीर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सब दिखाई देते हैं कि पेज, पैराग्राफ, करेक्टर, फ्रेम किसी इमेज को एंकर किया जा सकता है। इसलिए जबकि कोई पेज, पैराग्राफ, करेक्टर, फ्रेम अलाइन किया जाता है तो एंकर की इमेज उसके साथ चलती है। अब देखना, अब इसका उपयोग कैसे करेंगे एंकरिंग का। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, इसमें कोई टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद में या कोई भी एक पैराग्राफ इसमें लिखेंगे। लिखने के बाद में एक शेप या एक इमेज इसमें इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद में अब देखो मैंने क्या किया, अब इस शेप को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एंकरिंग का साइन दिखाई दे रहा है। देखो ये तीर का साइन दिखाई दे रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेज है, इस पैराग्राफ के लिए यूज़ हो रही है। कहाँ पे भी इस पैराग्राफ में अगर इसको ड्रैग करता हूँ, इसको मूव करता हूँ तो क्या है, ये क्या है, एंकर कहीं मूव नहीं हो रहा है। जब इसको निचले पैराग्राफ में लेके जाऊँ, जैसे इस इमेज को नीचे के पैराग्राफ पे लेके जाता हूँ, तो ये अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेज है, इस पैराग्राफ के लिए यूज़ हो रही है। अगर ऊपर वाले में लेके जाऊँ तो ये इस पैराग्राफ को बताइए। और इसकी जो टूल है वो कहाँ पे, एंकर यहाँ पे दे रखी है इस टूल बार में। जो ही इसके एरो के साइन पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो पैराग्राफ है, ये जो सेटिंग लगी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे लगी हुई है, पैराग्राफ पे लगी हुई है। अगर मैं इस करेक्टर को सेलेक्ट कर लूँ तो अब ये जो एंकर है वो कहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, एक करेक्टर के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे मैं इसको यहाँ पर पकड़ के किसी भी करेक्टर पे लेके आ सकता हूँ। इसको देखो ऐसे, जैसे इस कंप्यूटर वर्ड पे ले आया। अब इस इमेज को अगर हिलाता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वहीं रहेगा एंकर। अगर मैं यहाँ पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ तो एंकर को मैं ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता, देखना। अब इस एंकर को मैं मूव नहीं कर सकता कि एक पैराग्राफ के लिए मूव हो रहा है लेकिन करेक्टर के लिए मूव नहीं हो सकता। अब जो ही मैं इस एंकर को दूसरे पैराग्राफ पे लेके आता हूँ तो वहाँ हो जाएगा। इसके साथ ही ये इमेज भी मूव हो जाती है कि एंकर के साथ इमेज भी मूव हो गई। जो ही मैं ऊपर वाले पर लेके जाता हूँ तो इसके लिए ये इमेज यूज़ हो रही है, तो इसके साथ चलती है, एंकर के साथ एक इमेज चलती है। और यहीं अगर इसकी सेटिंग में 2 करेक्टर कर दूँ तो किसी भी करेक्टर के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे वाइड पर ले आया मैंने, किसी वाइड वर्ड पे, तो अब ये इमेज कहाँ किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है, इस वाइड अक्षर के लिए या फिर वर्ड के लिए यूज़ हो रही है। और अगर इसको एज ए करेक्टर के लिए यूज़ करूँ तो जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर और इज के बीच में इसको यहाँ पर, इस इमेज को यहाँ पर रखना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एज ए करेक्टर काम में लेंगे। अब इसको छोटा कर लेंगे जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखना ये इसके पीछे हम कोई भी अक्षर आगे पीछे हम अक्षर टाइप कर सकते हैं। जैसे देखो ये हो गया और इस प्रोग्राम को मैंने थोड़ा तोड़ दिया। अब देखना एक इसकी जगह जैसे इसके पास में मैं अगर कोई कैरेक्टर लिखूं, यहाँ पर जैसे आर लिखा मैंने, तो एक आर लिखा, इसके बाद में क्या है, एक इमेज दिखाई दे रही है। तो एक कैरेक्टर की जगह ये इमेज काम में आ रही है। कैरेक्टर जहाँ लिखते हैं जिस लाइन में वहाँ काम में आ रही है, जैसे ये तो इसी लाइन में काम में आ रही है, ऊपर वाली लाइन में। तो ये एक एज ए कैरेक्टर की जगह भी यूज हो सकती है, इसका मतलब ये है। तो इसमें जो ही इस पर क्लिक करेंगे और एज ए कैरेक्टर करेंगे तो कैरेक्टर वाली लाइन में, जहाँ जिस लाइन में हम टेक्स्ट लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, उस कर्सर की जगह भी हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा। कुल मिला के आपको एंकरिंग के बारे में समझ में आया होगा कि एंकरिंग कैसे करते हैं। इसकी
टू पैराग्राफ कर देते हैं। अब देखना अगली सेटिंग क्या है, अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट कैसे, मान लो एक से दो या दो से अधिक इमेज आपके पास में किसी डॉक्यूमेंट में आपने इंसर्ट कर रखी है, तो उसके लिए अलाइनमेंट करेंगे, कौन सी टॉप में रखनी चाहिए, कौन सी सेंटर में रखनी चाहिए, कौन सी लेफ्ट में रखनी चाहिए, इस प्रकार उसको अलाइन करेंगे। उसको अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, इसमें 3 इमेज या 3 से अधिक इमेज को इंसर्ट करेंगे। जैसे हमने ड्राइंग को कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब देखना, अब ये एक सीध में है क्या अलाइन, जैसे मान लो ये ऊपर नीचे है, कोई कहाँ पे है कोई कहाँ पे है, एक सीध में नहीं। अलाइन का मतलब एक सीध में लेके आना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ अलाइन का एक टूल होती है अलाइन ऑब्जेक्ट की, जिसको एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसमें दे रखे हैं, इसमें कई ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे लेफ्ट का दे रखा है। अगर इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना तो लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आ गई इस पेज के। इस सर्किल को अगर सेंटर में रखना हो तो सेंटर में रख लेंगे, देखो। और इसको पहले बॉटम करेंगे, सबसे टॉप में लेके जाएंगे। टॉप में ले जाने के लिए क्या करेंगे, टॉप पर क्लिक करेंगे, टॉप में आ गई। ये इमेज भी कहाँ पे है, टॉप पे, तो इस पर टॉप पे क्लिक कर देंगे, टॉप पे आ गई है। और ये भी, इसको भी हम कहाँ कर देंगे, टॉप पर कर देंगे। ये तीनों एक लाइन में आ गई टॉप में। अगर इसको मैं सेंटर करूँ, जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो ये इमेज इसमें पता नहीं चल रहा ये क्या है, किसी एक पैराग्राफ के लिए यूज़ होती है। अगर हम इसको टेक्स्ट के साथ करें तो यहाँ पे सही होगा। जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आसानी से ये अलाइनमेंट सही होगा इसका। जैसे हमने ये ड्रॉ कर लिया और ये भी कर लिया। ये ट्रायंगल कर लिया। अब आपके सामने एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ये पैराग्राफ है। अब इस बॉक्स में इसको अलाइन करना है कि टॉप में कैसे रखना है, सेंटर में कैसे रखना है और बॉटम में कैसे रखना है। जैसे ये एक इमेज है, इसको सेलेक्ट किया और इसको हम पहले लेफ्ट में लेके जाते हैं और लेफ्ट में ले जाने के बाद इसको टॉप में ले जाते हैं, इस पैराग्राफ के टॉप में आ गई। ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, इसको सेंटर कर देंगे और टॉप में ले जाएंगे और इसको राइट अलाइन कर देंगे, राइट कर देंगे और इसको टॉप पर लेके जाएंगे। तो अब इसको एक अलाइन कर दिया, एक लाइन में कर दिया, एक सीध में कर दिया है इनको, तो ये अलाइनमेंट होता है, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे इसको बिल्कुल सेंटर करना हो तो इस पैराग्राफ के बिल्कुल सेंटर में आ गई है और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेंटर कर देंगे, ये भी सेंटर में आ जाएगा इसके बराबर में। और ये ट्रायंगल है, इसको भी हम सेंटर कर सकते हैं। ये लो जी, ये सेंटर में आ गया। इसके बाद में इसको स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, बॉटम में ले जा सकते हैं और सर्किल को भी क्या कर सकते हैं, बॉटम में ले जा सकते हैं और ट्रायंगल को भी क्या कर सकते हैं, बॉटम में ले जा सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट हो गया। तो हम टॉप में अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन कर सकते हैं और बॉटम में भी इनको अलाइन कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट का काम पूरा हुआ। इसके बाद में आपके सामने है टेक्स्ट रैपिंग। इसका यूज़ कैसे होता है देखो। पहले इसको अलाइनमेंट को पढ़ लेते हैं, ये तो समझा ही दिया। इसके बाद में देखें टेक्स्ट रैपिंग। यह टेक्स्ट के संबंध में इमेज के प्लेसमेंट की सुविधा देता है कि टेक्स्ट रैपिंग टूल ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार के तहत उपलब्ध है और इसमें बाएं से दाएं तक अपनी स्थिति के क्रम में 6 विकल्प हैं। इसमें देखो, इसमें 6 ऑप्शन होते हैं। इनका उपयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं कि एक इमेज के आसपास में टेक्स्ट कहाँ रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग करेंगे और इसमें 6 ऑप्शन होते हैं। इसमें पहला रैप ऑफ टेक्स्ट इमेज के ऊपर नीचे रखना और एक एक को पढ़ेंगे। फिर पेज रैप है, जैसे
पेज रेप ऑफ है, टेक्स्ट इमेज के ऊपर और नीचे होता है। मतलब किसी भी इमेज या इमेज के ऊपर और नीचे क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ठीक है। पेज रेप के इसमें क्या होता है, इमेज के चारों ओर टेक्स्ट प्रभावित होता है। चित्र को मूव करने पर पृष्ठ पर क्या होता है, पृष्ठ पे क्या होता है, पृष्ठ पर टेक्स्ट पुनः व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे हम इसको करके देखें। ऑप्टिमल पेज रेप क्या होता है, पेज रेप में यदि इमेज और मार्जिन के बीच का स्थान 2 सेंटीमीटर से कम है तो उस स्थान पर क्या होगा, उसकी तरफ टेक्स्ट नहीं रखा जाएगा। इसमें आगे देखिए, इसमें क्या होता है, रेप लेफ्ट, इमेज के बाईं ओर टेक्स्ट रखा गया है, और रेप राइट का मतलब इमेज के दाईं ओर टेक्स्ट रखा गया है। रेप थ्रो का मतलब टेक्स्ट पे इमेज सुपर इम्पोज किया जाता है। इसके लिए देखो अब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो इसमें से एक इमेज को रख लेते हैं, जैसे हमने स्क्वायर को रख लिया है। अब देखना यहाँ पे एक टूल है जो आपको दिखाई दे रही है, तो यह क्या है, टेक्स्ट रैपिंग टूल है, और इसमें 6 विकल्प हैं आपके सामने। यहाँ पर नन पे क्लिक करेंगे तो देखना क्या होता है, इस टेक्स्ट के, इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। कहने का अर्थ ये हुआ, इसके ऊपर नीचे टेक्स्ट होगा, किसी भी इमेज के ऊपर और नीचे टेक्स्ट होगा। इसको तो हम कौन सी कहते हैं, रेप ऑफ कहते हैं इसको, जो हमने अभी पीडीएफ में पढ़ा है। देखिए, रेप ऑफ का मतलब टेक्स्ट के ऊपर और नीचे, इमेज के टेक्स्ट ऊपर और नीचे होता है, इसका मतलब ये हुआ। आगे देखिए, अब जो ही पैरेलल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो क्या होता है, देखो ये टेक्स्ट के ऊपर होती है और इससे कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या होता है, देखो रेप का मतलब है, इसमें देखिए इमेज के चारों ओर टेक्स्ट प्रभावित होता है। चित्र को मूव करने से क्या होता है, यहाँ देखिए पृष्ठ पर टेक्स्ट पुनः व्यवस्थित हो जाएगा। तो पुनः व्यवस्थित होने के लिए देखो यहाँ पर जो ही इस पर क्लिक किया हमने और इसको मूव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। देखो ये टेक्स्ट है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे यहाँ रख दिया तो ये राइट में अगर इमेज को रखा तो लेफ्ट में चला गया, और लेफ्ट में अगर इमेज को रखें तो ये राइट में चला गया टेक्स्ट, तो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट होता है। इसके बाद में देखो ऑप्टिमल, जो ही इस पर क्लिक करेंगे ऑप्टिमल पर तो देखना क्या होता है, ये सुपर इम्पोज होती है। इसमें भी टेक्स्ट क्या होता है, अगर इसको राइट में लेके जा रहे हैं तो इसमें टेक्स्ट लेफ्ट में आ रहा है, और इमेज को लेफ्ट में लेके जाएं तो इसमें भी राइट में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ रहा है। और इसके बाद में देखो ये बिफोर, टेक्स्ट से पहले, एक इमेज से पहले टेक्स्ट हो तो ये बिफोर का मतलब ये है कि इमेज से पहले टेक्स्ट हो। और जो ही आफ्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसके बाद में टेक्स्ट होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इसके बाद में टेक्स्ट होना चाहिए। देखो ये इसके बाद में टेक्स्ट का मतलब ये, इसके बाद की स्थिति यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए। तो ये लेफ्ट राइट हो गया इसका। तो ये तो क्या है, राइट पोजीशन है, और ये क्या है, लेफ्ट पोजीशन है। और जो ही थ्रो पे क्लिक करेंगे तो ये सुपर इम्पोज है, इससे कोई टेक्स्ट प्रभावित नहीं होता है, और ये क्या होती है, टेक्स्ट के ऊपर ये इमेज होती है। तो कुल मिला के आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी।